एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। आई एम भूमिका प्रजापति। तो परचम ने एसएससी कोर्स लॉन्च करा है जो आपकी अपकमिंग एग्जाम्स दैट इज CGL एंड CHSL के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगी। सो मेक श्योर परचम की एप्लीकेशन पर जाकर इस कोर्स को विजिट कीजिए। इसमें सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है, जैसे कि पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, स्टैटिक, जीके, और ये सभी सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जनरल अवेयरनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सो मेक श्योर टू विजिट परचम एप्लीकेशन वंस। सो देखिए, आज हम लोग जिस लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती है, ठीक है, आखिर इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों इस्टेब्लिश हुई थी, सेफ्टी वॉल्व थियोरी, लाइटिंग कंडक्टर थियोरी, ये सभी थियोरीज को हम डिस्कस करेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस देखेंगे, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उन्हें डिस्कस करेंगे। और राइट, इस लेक्चर में आप लोगों को मिलने वाला है डिस्काउंट कोड, तो लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, सो देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इसके पहले बहुत सारी जो है रीजनल, प्रोविंशियल, सब नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी थी, ठीक है। इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी, प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जो है काम कर रही थी, जो इंडिया के वेलफेयर के लिए, इंडिया के जो लोग हैं उनके राइट्स के लिए ऑलरेडी आवाज़ उठाना शुरू कर दी थी, ठीक है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक जमींदारी एसोसिएशन हो गया जो कि 1837 में इस्टेब्लिश हुई थी, दैन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन हो गया, पुणे सार्वजनिक सभा हो गया, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी है इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले। एंड ये सभी ने अलग अलग कैंपेन स्टार्ट करे थे इंडियन के लोगों की मदद करने के लिए, एंड ऑलरेडी ये लोग छोटे छोटे इनिशिएटिव्स जो है लेना शुरू कर चुके थे। अब ये एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम पीरियड आ चुका था कि हमें एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते थे। बेसिकली एक फाउंडेशन स्टेज बन चुकी थी, एक फाउंडेशन स्टोन बन चुका था, एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म बन चुका था कि हाँ, अब हम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, पूरे इंडिया के लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यहीं पर जो है फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी नींव रखी गई थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो इतने में आप लोग क्या समझे, अभी मैंने क्या कहा कि कांग्रेस के पहले बहुत सारे रीजनल, प्रोविंशियल एंड सब नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट कर रही थी इंडिया के अलग अलग पार्ट में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि जमींदारी एसोसिएशन इन 1837 वाज एस्टैब्लिश्ड, British India Association in 1851 was established, Pune सार्वजनिक सभा in 1867, Bombay Presidency Association in 1885. This all organizations जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इस्टेब्लिश हो चुकी थी भारत में और अलग अलग लेवल पे अपने अपने काम कर रही थी। So these associations had organized several campaigns, ठीक है, जैसे कि imposition for imposition import duty on cotton in 1857, as I said कि ये लोग ऑलरेडी जो है अलग अलग कैंपेन्स जो है शुरू कर चुके थे। जैसे कि इंडियंस जो है, नंबर ऑफ इंडियंस को गवर्नमेंट सर्विसेज में बढ़ाओ, ये कैंपेन इन लोगों ने स्टार्ट कर रखा था। फिर जो वॉर चल रहा था अफगानिस्तान के अगेंस्ट, उसके लिए भी इन्होंने कैंपेन चलाया था, ठीक है। फिर वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट के अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट करा था। तो इस तरीके से अलग अलग कैंपेन्स जो है ये लोग रीजनल लेवल पर, छोटे लेवल पर ऑलरेडी रन कर रहे थे। तो इन सब ऑर्गेनाइजेशन से क्या हुआ, एक फाउंडेशन स्टेज बन गई, ठीक है, कि अब जो है हम लोग एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। सो दस ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैड प्रिपेयर्ड द फाउंडेशन स्टेज फॉर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और इसी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अभी हम डिटेल देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को किससे इस्टेब्लिश करा था, फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझे कि क्या चीज़ हुई है, कि कैसे एक फाउंडेशन स्टेज बना है, ठीक है। इसके पहले ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस थी, काम कर रही थी और अलग अलग कैंपेन्स रन कर रही थी, बट रीजनल लेवल पर था, प्रोविंशियल लेवल पर था, बट फाइनली अब एक टाइम आ चुका था कि हम एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर सकते थे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं। देखिए, इन लेटर 1870 एंड अर्ली 1880s एक सॉलिड ग्राउंड ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका था एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इस आइडिया को, ठीक है, कि हाँ एक सॉलिड ग्राउंड बन चुका है, अब हम लोग एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इस आइडिया को फाइनल शेप जो है एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट जिनका नाम है A.O. ह्यूम, उन्होंने दिया, ठीक है। उन्होंने क्या करा, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स उस टाइम पर एग्जिस्ट करते थे,
ठीक है, अच्छे अच्छे लीडर्स, इंटेलेक्चुअल्स जो उस टाइम पर एग्जिस्ट करते थे, उन सभी लोगों को मोबिलाइज करा, उनके कोऑपरेशन जो है लिया कि भैया कोऑपरेट करो, हम लोग एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करेंगे, एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, जितने भी लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स थे उस टाइम के, उन सभी को मोबिलाइज करा, उनके कोऑपरेशन के साथ उन्होंने पहला सेशन जो है हेल्ड करा ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे इन दिसंबर 1885। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या याद रखना है आप लोगों को? इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इसको फाइनल शेप जो है, या फिर अगर हम कहें कि इसके फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर है एओ ह्यूम। ठीक है, इन्हीं के आइडिया से, इन्हीं के सपोर्ट से इन्होंने ही सभी लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स को मोबिलाइज करा था, और इन सभी के कोऑपरेशन से एओ ह्यूम के अंडर जो है पहला सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे, दिसंबर 1885। तो व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश? 1885 में। पहला सेशन कहाँ पर हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो कि बॉम्बे में है, वहाँ पर हुआ था। और इस सेशन को लीड कौन कर रहे थे, प्रिसाइड कौन कर रहे थे? तो वो है WC बनर्जी, दैट इज वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ये पहले प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, और जो फर्स्ट सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उसको सिर्फ 72 डेलीगेट्स ने क्या करा था? अटेंड करा था। ठीक है, इसके बाद से क्या होने लगा, क्योंकि दिसंबर 1885 में पहला सेशन हुआ था, तो इसके बाद से हर साल, ठीक है, हर साल दिसंबर में कंट्री के अलग अलग पार्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन होना शुरू हो गए। ठीक है, तो INC का हर साल दिसंबर में एक सेशन होता था उस टाइम पर। क्लियर? तो अभी आपको क्या क्या याद रखना है, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश इन 1885। इट वॉज एस्टैब्लिश बाय एओ ह्यूम, उन्हीं के सपोर्ट से, और उन्होंने सभी इंटेलेक्चुअल्स को मोबिलाइज करा, और उन सभी के कोऑपरेशन से पहला सेशन 1885 दिसंबर में हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, पहले सेशन को सिर्फ 72 डेलीगेट्स ने जो है अटेंड करा था, और पहले सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे वोमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद से हर साल दिसंबर में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन होने लगे, और कंट्री के अलग अलग पार्ट में ये सेशंस हुआ करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर ना मैंने दो थियोरीज की स्टार्टिंग में बात करी। एक थियोरी मैंने बोली है वो है सेफ्टी वॉल्व थियोरी, सेफ्टी वॉल्व थियोरी। दूसरी मैंने बोली है लाइटनिंग कंडक्टर थियोरी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सेफ्टी वॉल्व थियोरी क्या है और ये लाइटिंग कंडक्टर थियोरी क्या है। सो देखिए सेफ्टी वॉल्व थियोरी से ये समझ में आता है कि लोगों का ये मानना था कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था ना, ये एक प्लेटफॉर्म बनाया था। ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंडियन लीडर्स को प्रोवाइड कर दिया गया था जहां पर आकर ये लोग इनका जो भी गुस्सा है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, उसे आके निकाल दें। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या कहती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स की और इन सब ने मिलकर पूरी कॉन्स्पिरेसी प्लान करी। उन्होंने पर्पसली जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म कराया था और एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया था कि भैया ये जगह है, इधर आओ, अपना गुस्सा निकालो और फिर से खा पी के घर चले जाओ, इससे ज़्यादा तुम लोग कुछ मत करना। ठीक है, ताकि 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, ऐसा रिवॉल्ट ना हो, लोगों के गुस्से अलग अलग जगह स्प्रेड ना हो, एक ही जगह आकर ये लोग अपना गुस्सा निकाले और बात खत्म करके चले जाए। इसलिए इस प्लानिंग के साथ, इस कॉन्स्पिरेसी के साथ जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने सपोर्ट किया और इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म होने दिया। ठीक है, ये थ्योरी जो है हमारी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, जिसमें ये कहा गया है कि एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, यहाँ पर आना है, गुस्सा निकालना है, चले जाना है। ठीक है, तो ये कॉन्स्पिरेसी थी ब्रिटिशर्स की। ठीक है, जिसके थ्रू एओ ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन जो है उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनको क्या कर लिया, कन्विंस कर लिया, भैया मान जाओ, ये एक अच्छा आइडिया रहेगा। ये इंडियंस जो है अभी क्या है, नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत बढ़ रही है, एजुकेशन जो है बहुत बढ़ रहा है और लोग एजुकेट हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं सही और गलत। अगर अभी हम लोगों ने प्लेटफॉर्म बना के नहीं दिया इन लोगों को, तो हो सकता है कि हमें फिर से 1857 रिवॉल्ट वाला जैसा एक सीन देखने को मिले। इसलिए इस प्लेटफॉर्म को, इस ऑर्गेनाइजेशन को ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश होने दिया। ठीक है, दूसरी थ्योरी ये थी हमारी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। दूसरी थ्योरी जो है वो है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। ठीक है, कुछ लोगों का, अब जो लोग सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को सपोर्ट करते हैं उसमें से कुछ लोग लाला लाजपत राय हैं।
ठीक है, वो इस थियोरी को सपोर्ट करते थे, इस थियोरी में बिलीव करते थे। कुछ ऐसे इंडियंस थे जो कि लाइटनिंग कंडक्टर थियोरी में बिलीव करते थे। तो कुछ लोगों का ये मानना है, दैट इज लाइटनिंग कंडक्टर थियोरी, कुछ लोगों का ये मानना था कि इंडियंस जो हैं, राइट, इंडियंस ने एओयूएम जो है उन्हें यूज़ करा और उनको यूज़ करके एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होने दिया। बिकॉज अगर उस टाइम पर एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने की बात चलती, राइट, अगर इंडियंस अपने लेवल पर उस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने का सोचते तो ब्रिटिशर्स उस चीज़ को कभी होने नहीं देते। इसलिए उन्होंने एक ब्रिटिश पर्सन को ही उठाया, उसकी मदद से उन्होंने क्या करा, उसी को उसको मैनिपुलेट कर कर, उसको समझा कर, दैट इज़ एओयूएम को एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे इस्टेब्लिश होने दिया। बिकॉज अगर यही चीज़ इंडियंस करने की सोचते तो ब्रिटिशर्स उस चीज़ को कभी नहीं होने देते, उस ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर देते। ठीक है, ये है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या है? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी ये है कि एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है इंडियंस को, ये कॉन्स्पिरेसी थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कॉन्स्पिरेसी थी ब्रिटिशर्स की, जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया इंडियन लीडर्स को, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर अपना गुस्सा निकालो और चलते बनो, ये थी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। वेयर इज लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी क्या है? लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी ये कहती है कि इंडियंस ने एओयूएम को उल्लू बनाया, दैट इज ब्रिटिशर्स को उल्लू बनाकर एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होने दी। बिकॉज अगर वो अपने लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करना चाहते तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी इस्टेब्लिश नहीं होती। ठीक है, तो ये थी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी और दूसरी थी लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। दोनों थ्योरी समझ में आई? ठीक है, इनके सपोर्टर्स कौन थे या इस थ्योरी का क्या मतलब है, कभी कभी एनालिटिकल क्वेश्चंस भी बन जाते, तो वो चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, राइट। सो पॉइंट 3 की अगर हम बात करें तो देयर इज अ थ्योरी that Hume formed the Congress with the idea that it would prove to be a safety valve, ठीक है, for releasing the growing discontent of the Indians. To this end, he convinced ताकि इंडियंस आए, अपना गुस्सा निकाले और निकल जाए, इस चीज़ को लाने के लिए या इस प्लेटफॉर्म को, इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश होने के लिए उन्होंने लॉर्ड डफरिन को भी कन्विंस कर लिया था कि भैया कांग्रेस के फॉर्मेशन में तुम बाधा मत बनना। ठीक है, सो द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जैसे कि लाला लाजपत राय, वो इस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी में बिलीव करते थे, एज आई सेड बिफोर। ठीक है, इसके अलावा एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी एग्जिस्ट करती थी, जो कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का ही क्या था, एक ऑफस्प्रिंग था। ठीक है, सो इवन द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेफ्टी वॉल्व नोशन। जैसे कि आरपी दत्त ने ये ओपाइन करा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बोर्न आउट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी टू अबाउट अ पॉपुलर अपराइजिंग इन इंडिया। ठीक है, एंड द बुर्जोवा लीडर्स वर पार्टी टू इट। देखिए, कुछ लोगों का ये मानना था कि कहीं ना कहीं लोगों को, या ब्रिटिशर्स की अगर हम बात करें, तो उन्हें पता था कि जिस अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तेज़ी से हम लोग बढ़ रहे हैं, जिस तेज़ी से हम लोग एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, लोगों के साथ एट्रोसिटीज़ कर रहे हैं, जो 1857 में रिवॉल्ट हुआ था ना, ऐसी पॉपुलर अपराइजिंग फिर से भारत में हो सकती थी। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए, ठीक है, इस चीज़ को अबॉर्ट करने के लिए, एक पॉपुलर अपराइजिंग जो फ्यूचर में हो सकती थी, उस चीज़ को अबॉर्ट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ द मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस हाउएवर ओपाइन दैट द इंडियन The modern Indian historians, however, opine that Indian National Congress represented the urge of political conscious Indians to set up a national body. ठीक है, मतलब यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस इस पॉइंट पर आ चुकी थी कि वो लोग खुद एक क्या करना चाहते थे, मतलब इंडियंस की अगर मैं बात करूँ तो वो लोग एक इस पॉइंट पर आ गए थे, पॉलिटिकली कॉन्शियस हो चुके थे, एजुकेटेड हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं वो अपने इकोनॉमिक डिमांड्स, जो भी उनकी डिमांड्स है, पॉलिटिकल डिमांड्स, उस चीज़ को एक्सप्रेस करना शुरू करना चाहते थे। वो लोग खुद एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करना चाहते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने एओयूएम को यूज़ करा एज अ कैटलिस्ट, ताकि जितने भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी अपोजिशन पॉसिबल हो सकता है ब्रिटिश साइड से, उन चीज़ों को छोड़कर वो एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होने दें। ठीक है, जिसे हम लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी कहते हैं। सो मॉडर्न हिस्टोरियंस हाउएवर ओपाइन दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस इट रिप्रेजेंटेड द अर्ज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियस इंडियंस, ठीक है, टू सेट अप अ नेशनल बॉडी टू एक्सप्रेस द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिमांड्स ऑफ द इंडियंस।
ठीक है. इफ द इंडियंस हैड कन्वेंट सच अ बॉडी ऑन देयर ओन, अगर इंडियंस खुद से ऐसी बॉडी स्टैब्लिश करने की कोशिश करते तो देयर वुड हैव बीन एन इनसरमाउंटेबल अपोजिशन फ्रॉम द ऑफिशियल्स. ठीक है, तो सच एन ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट हैव बीन अलाउड टू फॉर्म. So in such circumstances, the early Congress leaders, they used Hume as a lighting conductor, that is as the catalyst, to bring together the nationalistic forces, even if under the form of safety wall. मतलब safety wall के नाम पर भी भले आप एक organization establish करना चाह रहे हो तो कर दो, हमें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से एटलीस्ट हम स्लोली हमारे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिमांड्स जो है उसे पुट फॉरवर्ड कर सकें. ठीक है, सो गोपाल कृष्ण गोखले, ही बिलीव्ड इन लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी. ठीक है, एंड तिलक जो है वो कौन सी थ्योरी में बिलीव करते थे, तो वो बिलीव करते थे सेफ्टी वॉल थ्योरी में. क्लियर. नाउ फैक्ट हम देख लें, जैसे कि जो एनुअल सेशंस थे कांग्रेस के, दे वर हेल्ड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, द कांग्रेस प्रेसिडेंट वॉज इलेक्टेड from a region which was different from place where it was held. ठीक है, द सेकेंड प्रेसिडेंट जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो थे दादा भाई नेरोजी, जो कि कैलकाटा में हुआ था, सेकेंड 1886 में हुआ था. एंड दादा भाई नेरोजी ने 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को क्या करा था, प्रिसाइड करा था. पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो है बदरुद्दीन तैयब जी. ठीक है, जो कब बने थे, 1887 मद्रास में बने थे. पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो है जॉर्ज यूल, जो कि इलाहाबाद के 1888 के सेशन में बने थे. अब ये देखिए, ये सारी फर्स्ट चीज़ें. ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, इन चीज़ों से क्वेश्चन डायरेक्टली बनते. तो ये तो चीज़ आप लोगों को याद करनी ही करनी है, कोई ऑप्शन नहीं है. प्लस इनके अलावा इन्होंने कौन से सेशंस को प्रिसाइड करा था, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्लियर. सो द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थे, 1917 कैलकाटा सेशन इनका था. फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी, कानपुर का सेशन था 1925. ठीक है, 1819 में कादम्बिनी गांगुली, ये पहली वुमेन ग्रेजुएट थी कैलकाटा यूनिवर्सिटी की जिन्होंने कांग्रेस सेशन को प्रिसाइड करा था. ठीक है, दिस वाज सिंबॉलिक ऑफ द फैक्ट कि जो इंडियन स्ट्रगल है फ्रीडम का, ठीक है, वुड रेज इंडियन वुमेन फ्रॉम द डिग्रेडेड पोजिशन to which they had been reduced to centuries past. Because 1819 में जो कादम्बिनी गांगुली, ये पहली वुमेन ग्रेजुएट थी कैलकाटा यूनिवर्सिटी की जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड करा था या एड्रेस करा था. ठीक है, तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप लोग याद रखना. ये 1890 की बात है. उसके बाद 1925 में फर्स्ट वुमेन तो प्रेसिडेंट बनी थी, ये एड्रेस करा था और इसे प्रिसाइड करने वाली फर्स्ट वुमेन थी. क्लियर. तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इनको. अब देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जो है डिटेल में देखने को मिलेगा. ठीक है, देखो कांग्रेस जो है वो एक आइडिया के साथ फॉर्म हुआ था कि कांग्रेस विल प्रूव टू बी अ सेफ्टी वॉल्व. ठीक है, where Indians will release their discontent, their frustrations, their rebellion will be eliminated. ठीक है, तो किस सेफ्टी वॉल्व क्यों कहा जाता है कि इंडियंस आएंगे, इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर आएंगे, अपना डिस्कंटेंट रिलीज करेंगे, फ्रस्ट्रेशन रिलीज करेंगे, और अगर कुछ रिबेलियस भावनाएं हैं, ठीक है, कोई मूवमेंट स्टार्ट करने की चीज़ है, तो उस चीज़ को भी क्या कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा. So according to this theory, the British conspired among themselves and they deliberately created Congress. British had seen 1857 revolt already, as I said, and the political situation जो कि 1880 में हो गई थी was somewhat resembling. ठीक है, 1857 के रिवॉल्ट हो चुका था, तब वो लोग पॉलिटिकल सिचुएशन देख चुके थे कि कितनी ख़राब हो चुकी थी. सिमिलर पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो रही थी 1880s में, इसलिए वो 1857 टाइप का रिबेलियन वापस से होने नहीं दे सकते थे. ठीक है, देयरफॉर उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टैब्लिश होने दिया. सो देयर आर सम आर्ग्यूमेंट्स दैट फेवर दिस थियोरी. ठीक है, जो इस थियोरी के फेवर में है. पहला कि वाई ब्रिटिश नॉट अपोज क्रिएशन ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, मतलब उनके लिए, उनके अकॉर्डिंग अगर आप सेफ्टी वॉल्व थ्योरी में बिलीव करते हो तो आप ये चीज़ ज़रूर सोचोगे कि यार अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हो रही है, ठीक है, एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, तो ये तो अपने सभी डिमांड्स को पुट फॉरवर्ड करेगा, उन ब्रिटिशर्स के हर डिसीजन के अगेंस्ट आवाज़ उठाएगा. ठीक है, अगर ब्रिटिशर्स को पता था कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इतनी सारी चीज़ें कर सकती है, देन तो उन्होंने अपोज क्यों नहीं करा ऐसी पार्टी को क्रिएट होने में. पहली चीज़, बिकॉज इसके पीछे एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, राइट. दूसरा क्वेश्चन ये है
कि लार्ज नंबर ऑफ ब्रिटिशर्स सपोर्टेड एओयू, ठीक है, बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने एओयू का सपोर्ट करा था। क्यों कर रहे थे सपोर्ट, ठीक है, क्यों कर रहे थे? अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो रही है, ब्रिटिशर्स क्यों सपोर्ट कर रहे थे? बिकॉज ये इंडियन नेशनल कांग्रेस तो आगे जाके फ्रीडम की जो है, इंडिपेंडेंस की बात करेगी, तो ये लोग क्यों सपोर्ट कर रहे थे? बिकॉज ये पूरी जो थियोरी इनकी थी, पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, ठीक है, उनके पीछे उनका पूरा रीजन था, वो लोग एक पॉपुलर अपराइजिंग को फिर से अबॉर्ट करना चाहते थे। इट वॉज एन कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। फिर however there is disagreement among the contemporary historians over this theory, ठीक है, बिकॉज प्रॉपर एविडेंस नहीं है, इस कारण से इस थियोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाते। According to them, Indian National Congress जो है was a gradual result of increased political consciousness among Indians, as I said, nationalism feeling, education जो है काफ़ी ज़्यादा spread हो रहा था, लोग aware हो गए थे बहुत सारी चीज़ों को लेकर, politically conscious हो गए थे, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, और यही रीज़न था कि एक नेशनल बॉडी को क्रिएट करना इम्पॉर्टेंट हो चुका था, ठीक है। सो बिपिन चंद्र आर्ग्यूज दैट द कांग्रेस लीडर्स यूज ह्यूम, ठीक है, कांग्रेस लीडर्स ने ह्यूम को लाइटनिंग कंडक्टर की तरह यूज़ करा ताकि वो लोग एक ऑल इंडिया नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सके फॉर नेशनल मूवमेंट, और उसमें इस पार्टी को, ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो इस्टेब्लिश वो लोग करना चाहते हैं, उसमें कोई कोई हर्डल ना हो, इसलिए उन्होंने ह्यूम को यूज़ करा था, ठीक है। सो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश एंड फाउंडेशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज एक्सेप्टेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले इन 1913, राइट। तो ये था हमारा पूरा सेफ्टी वॉल्व थियरी। अब आ जाता है हमारा डिस्काउंट कोड, राइट। तो हमारा डिस्काउंट कोड क्या है आज का? वो है SAVE08, ठीक है। इसमें आपको लोगों को 8% डिस्काउंट मिलेगा सभी कोर्सेज पर जो कि परचम एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, ओके। सो मेक श्योर इस कोड को यूज़ कीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। नाउ देखो, अब ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 फेजेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जाती है। देखो, पहला फेज़ है 1885 से 1905 का, जहाँ पर मॉडरेट्स, ठीक है, मॉडरेट्स के अंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है पूरा काम कर रही थी। मॉडरेट्स वो लोग थे जो कि सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करते थे, ठीक है, जो कि सिर्फ अपर क्लासेस के लोग, अर्बन एरिया जो है ये उन लोगों का सोशल बेस था, और सिर्फ प्रेयर्स, पिटिशंस एंड प्रोटेस्ट कर कर ये लोग अपनी क्या करते थे, चीज़ें मनवाते थे, राइट। तो ये वो कौन सा पीरियड है, इसे आप मॉडरेट पीरियड कह सकते हैं। कौन सा? 1885 से 1905 तक का, ठीक है। गोल क्या था इन लोगों का? डोमिनियन स्टेटस था। किन मीन्स को यूज़ करके ये लोग अपनी बात को फुलफिल करवाते थे? तो ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड यूज़ करते थे, जो कि 3 Ps के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो मॉडरेट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे, दैट इज़ प्रेयर्स, पिटिशंस एंड प्रोटेस्ट, ठीक है। इनका सोशल बेस क्या था? तो इनका सोशल बेस था अपर क्लास और अर्बन एरिया। इसके अलावा 1905-1920 तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट नेशनलिज्म जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। लीडरशिप किसके अंडर थी? एक्सट्रीमिस्ट के अंडर थी, ठीक है। गोल यहाँ पे क्या था? स्वराज, ठीक है। अब इनको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था, स्वराज चाहिए था। इसके अलावा स्वदेशी एंड पैसिव रेजिस्टेंस इन मीन्स को ये लोग यूज़ करते थे। एंड मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास जो थी अर्बन एरिया की ही मिडिल क्लास, वो इनका क्या था? सोशल बेस था। पहले क्या था? मॉडरेट्स के अंडर अपर क्लास जो थी अर्बन एरिया की, सिर्फ ये सोशल बेस था। वैसे जब एक्सट्रीमिस्ट आ गए तो अर्बन एरिया की मिडिल क्लास जो है इनका सोशल बेस बना। पर जब गांधी जी पिक्चर में आ रहे हैं ना, तो उन्होंने ग्रास रूट लेवल से मोबिलाइजेशन करना शुरू करा। उन्होंने कोई अर्बन एरिया को लेकर नहीं चले, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, सभी जगह जो सबसे ज़्यादा जिनके अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ हो रही थी, जिनको परेशान किया जा रहा था, रूरल एरिया में जितने भी गरीब लोग थे, जो भी पीजेंट्स थे, कल्टिवेटर्स थे, उन सभी को यूज़ करके उन्होंने आगे मूवमेंट को बढ़ाना शुरू करा था। तो 1920 से 1947 वाला जो टाइम पीरियड है, ये महात्मा गांधी का टाइम पीरियड है, ठीक है। संपूर्ण स्वराज, दैट इज पूर्ण स्वराज जो है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस इनका गोल हो चुका था। सत्याग्रह, इस मीन्स को ये लोग यूज़ करते थे अपनी बात को कंप्लीट करवाने के लिए। एंड यहाँ पर इन्होंने ग्रास रूट लेवल पर मोबिलाइजेशन करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे मास पार्टिसिपेशन हम लोगों को देखने को मिला है, ठीक है। आगे देख लें हम लोग। देखिए, ऑलरेडी हम लोग कुछ फैक्ट्स देख चुके हैं, जैसे कि फर्स्ट सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसको किसने प्रिसाइड करा था? तो उमेश चंद्र बनर्जी ने करा था। पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थे। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसके अलावा रहीमतुल्लाह सयानी, ये सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। जॉर्ज यूल, फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट। दादा भाई नौरोजी पहले पारसी प्रेसिडेंट थे, और दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार प्रिसाइड करा था?
3 टाइम्स, ठीक है। सेकेंड सेशन भी इन्होंने ही प्रिसाइड करा था। फिर शंकरन नारायण ये पहले और एक लौते केरलाइट प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, ठीक है। उसके बाद हकीम अजमल खान वॉज द ओनली पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये एक लौते पर्सन थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एंड ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के लिए भी प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट किया जा चुका था इनको। तो वो कौन है? हकीम अजमल खान, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, यहाँ पर रिवीजन हो गया हमारा और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस और उनसे रिलेटेड डिटेल। जैसे कि हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो पहला सेशन ऑब्वियसली 1885 गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो कि बॉम्बे में है, दिसंबर 1885 में पहला सेशन हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। कितने डेलीगेट्स ने इसको अटेंड करा था? तो फर्स्ट सेशन था, इट वॉज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। इतनी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था 1886, दादा भाई नेहरूजी पहले पारसी थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड करा था। तो ये सेकेंड सेशन था। यहाँ पर नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इनको क्या कर दिया गया था? मर्ज कर दिया गया था। देन 1887 थर्ड सेशन जो कि मद्रास में हुआ था, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, पहले मुस्लिम जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड करा था, वो कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। कौन सा सेशन था? मद्रास का था, 1887। अब इस टाइम पर अराउंड 607 डेलीगेट्स ने इसे अटेंड करा था। एक अपील की गई थी मुस्लिम से कि आप लोग नेशनल लीडर्स के साथ जुड़ जाइए और इस पूरे जो हमारे हमको जो फ्रीडम चाहिए, जो आज़ादी चाहिए, इस जंग में हमारे साथ क्या कर जाए? जुड़ जाइए, ठीक है। इसके बाद कलकत्ता 1896 वाला सेशन इंपॉर्टेंट है। रहीमतुल्ला एम सयानी, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर वंदे मातरम गाना जो है पहली बार गाया गया था। तो कौन सा सेशन है? 1896 कलकत्ता सेशन, ठीक है। कौन थे प्रेसिडेंट? रहीमतुल्ला सयानी, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल है इसकी? तो पहली बार वंदे मातरम सॉन्ग जो है इसे गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशन में, ठीक है। तो ये वाला सेशन क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कलकत्ता 1906 वाला सेशन, अगेन दादा भाई नेहरूजी ने प्रिसाइड करा था। इस टाइम पहली बार स्वराज वर्ड जो है उसे मेंशन किया गया था, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम स्वराज वर्ड को मेंशन किया गया था कलकत्ता 1906 के सेशन में, ठीक है। और कौन प्रिसाइड करा था? दादा भाई नेहरूजी प्रिसाइड कर रहे थे। तो यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन बनता है। उसके बाद सूरत 1907 राज बिहारी घोष। इस टाइम पर हम सभी जानते हैं ये सूरत स्प्लिट जो है, पार्टी स्प्लिट हो जाती है एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स में। कब? 1907 जब सूरत में सेशन हुआ था। और प्रिसाइड कौन कर रहे थे? तो राज बिहारी घोष जो है प्रिसाइड कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद कलकत्ता 1911 बिशन नारायण दर। इस टाइम पर नेशनल एंथम जनगण मन जो है उसे गाया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 1896 में, ठीक है, रहीमतुल्ला एम सयानी के टाइम पे वंदे मातरम गाया गया था। 1911 में कलकत्ता सेशन बिशन नारायण दर जो है इनके टाइम पर जनगण मन को पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस में गाया गया था, ठीक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 में। कौन प्रिसाइड कर रहे थे? तो रहीमतुल्ला सयानी कर रहे थे। और जनगण मन कब गाया गया था? 1911 में कलकत्ता का सेशन था। बिशन नारायण दर जो है उसे प्रिसाइड कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद लखनऊ 1916 का सेशन, अंबिका चरण मंजूमदार। लखनऊ पैक्ट 1916 सेशन हम सभी जानते हैं कि लखनऊ पैक्ट यहाँ पे साइन हुआ था। एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स भी यहाँ पर यूनाइट हो गए थे, एंड जो अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस है एंड मुस्लिम लीग जो है वो भी यहाँ पर साथ में आके जुड़ गई थी। लखनऊ पैक्ट में यही हुआ था। तो 1916 का जो लखनऊ सेशन है वो ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली उसके प्रेसिडेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि है अंबिका चरण मंजूमदार, ठीक है। उसके बाद कलकत्ता का 1917 सेशन एनी बेसेंट ने प्रिसाइड करा था। पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। देन बेलगांव वाला इंपॉर्टेंट है 1924 का एक लौता सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक लौता सेशन जिसे महात्मा गांधी ने क्या करा था? प्रिसाइड करा था, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1924 इंडियन नेशनल कांग्रेस बेलगांव सेशन, द ओनली सेशन विच वॉज प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी, ठीक है। इसके बाद कानपुर 1925 सरोजिनी नायडू, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड करा था। देन लाहौर 1929 जवाहरलाल नेहरू इन्होंने प्रिसाइड करा था। दिस वाज एन आइकॉनिक सेशन बिकॉज हम सभी जानते हैं कि 1929 के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज जो है, ठीक है, कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, इस रेजोल्यूशन को पास किया गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था एंड गांधी आयरन पैक्ट वाज एंडोर्स्ड,
ठीक है। देन हरिपुरा सेशन 1938 एंड त्रिपुरी सेशन 1939, दो ही सेशन थे जो कि सुभाष चंद्र बोस ने प्रिसाइड करे थे और दोनों ही सेशन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हरिपुरा सेशन 1938, सुभाष चंद्र बोस वॉज प्रेसिडेंट। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर एक नेशनल प्लानिंग कमेटी इस्टेब्लिश करी थी, इससे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद 1939 वाला त्रिपुरी सेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस सेशन में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। इसकी अपनी एक अलग स्टोरी है, यहाँ पर डिफरेंसेस के चलते, ठीक है, डिफरेंसेस किसके साथ थे, सुभाष चंद्र बोस के गांधी जी के साथ थे। तो इस डिफरेंसेस के चलते सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है। एंड देन वो अपने अकॉर्डिंग उन्होंने काम करना शुरू करा। उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसको भी स्टैब्लिश करा था, उसको भी फॉर्म करा था। एंड वो अपनी आइडियोलॉजी जो है, वो जो भी चीज़ें बिलीव करते थे वो किसी के लिए चेंज नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया था। सो बोस हैड टू रिज़ाइन ड्यू टू द डिफरेंसेस विद महात्मा गांधी। राजेंद्र प्रसाद वॉज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस एज प्रेसिडेंट, ठीक है। तो 1939 के पहले जो है सुभाष चंद्र बोस थे, बाद में डिफरेंसेस हुए तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद जो है वो क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे इस त्रिपुरी 1939 के सेशन के, ठीक है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसे भी इस्टेब्लिश करा था 1939, ओके। अब ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस जिससे यूजुअली क्वेश्चन बनते हैं, तो वो चीज़ हमने देख ली। नाउ 1941 से 45 तक का जो टाइम पीरियड है इसे, ठीक है, दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय इवेंट्स दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट, रिन म्यूटिनी, इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स, ठीक है। देन फेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले 1941 से 45 तक के टाइम पीरियड की बात करें, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन हो गया, वेविल प्लान हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया। तो ऑन अकाउंट ऑफ दीज इवेंट कोई भी कांग्रेस सेशन हेल्ड नहीं हुआ था, ठीक है। इसके बाद 1946 में सीधे कांग्रेस सेशन हुआ मेरठ में, जिसके प्रेसिडेंट थे JB कृपलानी, ठीक है। ये लास्ट सेशन था बिफोर इंडिपेंडेंस, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड JB कृपलानी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एज वेल, ठीक है। तो JB कृपलानी भी क्या हो गया आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी। आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। एंड देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, द ओनली इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन प्रिसाइडेड बाय गांधी जी वॉज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, इन चारों में से एक करेक्ट आंसर है जिसको आपको लिखना है कमेंट सेक्शन, ओके। सो आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। प्लीज़ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड यहीं पे ख़त्म करते हैं हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।